हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की योजनाओं के बारे में। जी हाँ, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑलरेडी हम इस चैनल पर वीडियोस जो हैं रीट ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती के सीरीज को चालू कर चुके हैं, जहां हम राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात कर रहे हैं और जहां हमने सामान्य ज्ञान में राजस्थान के प्रतीक चिन्हों की बात की, जिसकी हमने 2 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए, उसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी पर आए, जहां हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई हुई है फ्लैगशिप योजनाओं के ऊपर, और ये तीसरी वीडियो होने वाली है जिसमें हम राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी लेते रहेंगे। ठीक है, और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को एंड तक आपको बने रहना है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, इसमें हम बात करेंगे कि राजस्थान सरकार ने कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, साथ ही साथ राजस्थान सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं किन किन आयु वर्ग के लिए, किन किन समाज के कम्युनिटी जो होती है, संस्थान होते हैं, उनके लिए योजनाएं जो चालू की उनके बारे में बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे इस योजना की क्या क्या शर्तें हैं, उन योजनाओं के कौन कौन व्यक्ति जो है लाभार्थी पात्र हैं, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से 2 से 3 नंबर या कभी कभी 4 नंबर के सवाल भी आपको पूछे जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप राजस्थान शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट 1 लेवल की हो या 2nd लेवल की हो, उनसे सब में आपका यह कोर्स जो है भाई आएगा, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट को चेक करें। और तो और स्टूडेंट, मैं बताना चाहूंगा कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज भारतवर्ष के किसी भी छात्र को किसी भी राज्य से हो, उसे विभिन्न कोर्सेज में प्रवेश दिलाकर अध्ययन कराती हैं। जैसे कि आप हमारे संस्था के द्वारा ऑफर कोर्सेज जैसे कि BA BEd, BSc BEd, DEd, बीएड, बी फार्मा, डी फार्मा, रीट, ANM, MPTET, CTET, इतने सारे कोर्सेज, जी हां, इन सब कोर्सेज में प्रवेश दिलाती हैं। इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी करवाते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, हमारे यहां ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाता है। आपको रेगुलर मोड से, दूरस्थ शिक्षा पद्धति से, जिस भी तरीके से आप क्लास करना चाहें, प्रवेश पाना चाहें, आपको ये सब चीजें अवेलेबल कराई जाती है। दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके पूरी कोर्सेज की जानकारी, साथ ही साथ फीस की जानकारी, सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इन कोर्सेज में से किसी भी कोर्स में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, आप सरकारी नौकरी पाने का सपना देखते हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह के डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज में आप प्रवेश लेकर अपना डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने का सपना पूरा करें और साथ ही साथ सरकारी भर्ती में शिक्षक या किसी अन्य पद पर नियुक्त होने का सपना देख रहे हैं, तो आप जुड़िए हमारे श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। भारतवर्ष से सैकड़ों छात्रों ने अभी तक हमारे साथ प्रवेश लेकर अपनी सफलता अर्जित की है। साथ ही साथ MPDLED में बहुत ही बड़ी सफलता हमने दी है और हमारे यहां अध्ययन 900 से छात्रों ने सभी ने 100% परिणाम दिया है और टॉप 10 में हमारे 4 से 5 विद्यार्थी जो टॉप 10 की लिस्ट में भी आते रहे हर वर्ष। इस वर्ष की तरह भी हमारे यहाँ 4 बच्चे जो है मेरिट लिस्ट में जो टॉप 10 है उसमें 4 छात्र हमारे रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया परिणाम हमने दिया है। रीट संस्था में सबसे ज्यादा रीट की परीक्षा में 87 स्टूडेंट का चयन हमने हमारी संस्था से करवा कर दिया है, तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। भारतवर्ष के सभी छात्रों का, सैकड़ों छात्रों का इस पर भरोसा रहा इस संस्था पर। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें, कोर्स फीस सभी की पाठ्यक्रम की जानकारी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अन्य कोर्सेज के लिए, अन्य ऑनलाइन स्टडी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको अन्य कोर्सेज के वीडियो भी मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात बताई मैंने श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज की। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब बात हम शुरू करेंगे हमारे इन कोर्सेज की, जिनका नाम है राजस्थान फ्लैगशिप की योजनाएं। राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उनकी बात हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं की, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में इंदिरा रसोई योजना बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार इससे सवाल पूछते हैं। फिर पालनहार योजना, साथ ही साथ 1 रुपए किलो गेहूं वाली योजना, उसके बाद महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय विद्यालय की योजना और साथ ही साथ देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। तो इन 5 योजनाओं के बारे में हम यहां बात करने वाले बहुत ही डिटेल में। इनके क्या क्या प्रावधान है, इनके कौन कौन लाभार्थी हैं, क्या क्या शर्तें हैं, योजना कब शुरू हुई, किस प्रकार से शुरू हुई, इसमें क्या क्या प्रावधान है, ये सब भी हम जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सब योजनाओं के बारे में। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले हमारी योजना जो की है इंदिरा रसोई योजना।
तो इस योजना की बात करें, इंदिरा रसोई योजना की, तो भाई ये योजना जो है इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले मैंने लिखा है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भी है। जी हाँ, जिस प्रकार से योजनाओं का महत्व है यहां पर उस प्रकार से मैंने इसे लिखा हुआ है। तो इतना बात जरूर ध्यान में रखिए कि योजना जो है यहां पर अति महत्वपूर्ण है। इस योजना के आधार पर ही प्रश्न जो पूछा जाएगा, यानी इस योजना से संबंधित सब कुछ आपको पूछ लिया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते और देखते हैं इस योजना की पहली बात। तो भाई इस योजना की शुरुआत जो है 20 अगस्त 2020 को की गई है, ये ध्यान रखेंगे। इस योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020, भाई याद रखना बड़ा आसान है, 2020 20 अगस्त है ना। और ये इंदिरा रसोई योजना है। अब इस योजना को जो है 20 अगस्त 2022 को शुरू किया गया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। दूसरी बात, इस योजना में संकल्प क्या था कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। जी हाँ, इस योजना का संकल्प था कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, है ना। राजस्थान राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, सभी पेट भर खाना खाएं उसके पश्चात ही सोए। तो भाई इस तरह से उन गरीबों को भी जिनको भोजन नसीब नहीं होता है, जो 2 वक्त का खाना सही ढंग से प्राप्त नहीं कर पाते, उनके लिए ये योजना लाई गई थी, कोई व्यक्ति भूखा ना सोए। ठीक है, और ये योजना जो है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर संचालित की गई थी। जी हाँ, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं, तो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री उनके नाम पर योजना शुरू की गई और इसका नाम रखा गया इंदिरा रसोई योजना। इस बात को ध्यान रखें, क्या नाम रखा गया इसका? इंदिरा रसोई योजना। और योजना शुरू की गई थी 20 अगस्त 2020 को। ठीक है, 20 अगस्त 2020 को योजना शुरू हुई जिसका नाम था इंदिरा रसोई योजना। इस योजना में संकल्प लिया गया कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, कोई व्यक्ति इसमें भूखा नहीं सोए। दूसरा, पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर ली गई थी। ये योजना जो है पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर संचालित की गई थी, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर। जी है, तो ये योजना जो है पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी है, उनके नाम पर योजना संचालित की गई। बात करते हैं और इस योजना के बारे में। तो भाई ये योजना में था क्या कि इसमें 8 रुपए में भोजन मिलता है प्रति व्यक्ति, जो है 8 रुपए भोजन, 8 रुपए में, यानी 8 रुपए में पूरा भरपेट थाली एक भोजन मिलेगा प्रति व्यक्ति को। इसमें भाई राज्य सरकार के द्वारा ये योजना चलाने के लिए जो लोग भी इस योजना में सम्मिलित होंगे, जो इस योजना को चलाते होंगे, तो भाई इसमें तो खर्चा आता है, आपको पता होगा। अब किसी को भाई भरपेट खाना खिलाना है तो गेहूं, दाल, चावल, मसाले वगैरह ये सब खरीदना, उनको पकाना, ये बर्तन और उस जहां बनेगा वो कमरा किराए का, ये सारी बातें जो है ना, इसका बहुत खर्चा आता है। तो इस खर्चे को, इसका वित्तीय पोषण, इस खर्चे को उठाने के लिए क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या बातें होंगी, तो उसकी बात हम करने वाले हैं। तो भाई वो जो खर्चे होंगे राज्य सरकार देगी। कौन देगी? राज्य सरकार। और राज्य सरकार 17 रुपए अनुदान प्रति थाली, यानी प्रति व्यक्ति प्रति थाली 17 रुपए में अनुदान प्राप्त होंगे। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा प्रति व्यक्ति प्रति थाली 7 रुपए में, 17 रुपए, माफ कीजिएगा, 17 रुपए मिलेंगे। ठीक है, 17 रुपीज मिलेंगे। और व्यक्ति जब खरीदने जाएगा, जैसे उदाहरण मैं राजस्थान में हूं और मैं वहां पर खाना खाने जाता हूं, तो मुझसे 8 रुपए लिए जाएंगे, लेकिन सरकार कितने रुपए भेजेगी? 17 रुपए भेजेगी। 17 रुपए में पूरा खर्चा होना चाहिए। 17 रुपए अनुदान प्रति थाली। और इसमें लक्ष्य रखा गया कि प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे इस पर, यानी सभी को भोजन मिल सके, इसके लिए सरकार जो है 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च करने वाली है। कितना खर्च करने वाली है भाई? सबसे पहली बात तो इसमें भोजन 8 रुपए प्रति, भोजन जो मिलेगा कितने रुपए में? 8 रुपए में मिलेगा, 8 रुपए भोजन मिलेगा। ठीक है, प्रति थाली। इसमें राज्य सरकार जो है वो अनुदान देगी 17 रुपए का। कितना भाई? 17 रुपए का अनुदान देगी। राज्य सरकार जो होगी वो 17 रुपए का अनुदान देगी प्रति थाली, और जिसमें सरकार जो है प्रति वर्ष जो है 100 करोड़ रुपए भी खर्च करेगी। कितनी खर्च करेगी भाई? 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष सरकार जो है 100 करोड़ रुपए भी खर्च करेगी। ये भी इसमें ध्यान रखना है आपको, प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे सरकार की तरफ से इस योजना में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इस योजना की खास बातें ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला भाई। इसमें क्या है कि प्रतिदिन 1.34 लाख, यानी कि भाई 1,34,000 व्यक्तियों को प्रतिदिन खाना खिलाया जाएगा इसमें। और प्रति वर्ष जोड़ा जाए तो इसमें 4,87,00,000 रुपए, 4.87 करोड़ व्यक्तियों को खाना दिया जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। इतने व्यक्तियों को भरपेट भोजन हो, उनको, उन व्यक्तियों को इसका लाभ मिले इस योजना का, इंदिरा रसोई योजना का। तो ये लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है, राज्य सरकार ने निर्धारित किया है। ठीक है, फिर से देख लीजिए भाई, प्रतिदिन कितना मिलेगा भाई? इसमें प्रतिदिन कितने व्यक्तियों को? कम से कम 1,34,000 व्यक्ति जो है प्रतिदिन खाना खाएंगे। और इसमें 4.87 करोड़, 4,87,000 लोगों को, मान लीजिएगा 87 लाख व्यक्तियों को प्रति वर्ष खाना इसमें खिलाया जाएगा। तो ऐसा लक्ष्य रखा गया। इन व्यक्तियों को, इतने व्यक्तियों को लाभ मिलना चाहिए इस योजना का, इंदिरा रसोई योजना का। ठीक है,
वही बात करें तो इस खाने में मेन्यू क्या क्या रहेगा, खाना वही बदल बदल के मिलना चाहिए और अलग अलग टाइप का मिलना चाहिए, सभी लोग खा पाए। तो इसमें मेन्यू क्या रहेगा, अच्छा खाना मिलना चाहिए, संतुलित आहार मिलना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए पूरा, है ना, ये सारी चीजें। तो इसमें भाई मेन्यू में क्या क्या रहेगा, इस भोजन के मेन्यू में रहेगा भाई दाल मिलेगी 100 ग्राम, ठीक है, दाल होगी 100 ग्राम, साथ ही साथ इसमें 250 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती यानी कि रोटी, ठीक है, रोटी 250 ग्राम तक की, सब्जी 250 ग्राम तक की और इसमें दाल भी 100 ग्राम तक की, इतना भोजन के मेन्यू में शामिल रहेगा। साथ ही साथ सलाद भी रहेगा, ठीक है, सलाद भी इसमें इंक्लूड रहेगा। इस बात को भी ध्यान रखना है कि पूरा एक संतुलित आहार, पूरा एक बैलेंस डाइट, पूरा एक बढ़िया सा खाना जो है वो दिया जाएगा किन लोगों को, जो भी इस योजना का लाभ लेंगे, जो भी इस योजना के लाभार्थी होंगे उन सभी को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि उन सभी लाभार्थियों को ये खाना मिलेगा उसमें, ठीक। तो ये बात हो गई। अब मैं बात करूं इसको एक बार और फिर से हम शॉर्ट में रिवाइज करें और बात करें इस योजना की जानकारी लें। तो ये योजना जो है पूरे देश भर में बड़ा ख्याति प्राप्त है। इस योजना को बहुत ज्यादा वैल्यू मिलती है, इस योजना को बहुत सराहा जाता है क्योंकि ये भूखे लोगों का पेट भरने के लिए योजना है और ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ी अच्छे ढंग से चल रही है और इसको राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी इसमें समय समय पर वित्त पोषण देते रहते हैं। राज्य सरकार तो देती ही है भाई, प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च हो ही रहे हैं इसके ऊपर, उसके बावजूद जो है केंद्र सरकार के द्वारा भी इसकी सराहना की गई है, इसमें अनुदान दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा भी। तो ध्यान ये रखना कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही बढ़िया योजना जो है ये चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये बात हो गई इंदिरा रसोई योजना की। एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन कर लिया जाए इंदिरा रसोई योजना की। तो शॉर्ट रिवीजन देख लीजिए भाई, 20 अगस्त 2020 को शुरू किया गया। इस योजना में संकल्प था कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। तीसरा, इसमें पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया था भाई, इस योजना को 20 अगस्त 2020 को शुरू किया गया, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इस संकल्प के साथ, इस वादे के साथ ये योजना को शुरू किया गया। तीसरा, इस योजना का जो नाम है इंदिरा रसोई योजना, ये नाम जो रखा गया है, ये नाम रखा गया है पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर। ये भी आप ध्यान रखेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना को रखा गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आपको, हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके नाम पर इस इंदिरा रसोई योजना को रखा गया है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, 8 रुपए में भोजन मिलेगा, जी हां, 8 रुपए में प्रति व्यक्ति पूरा थाली भर पेट भोजन मिलेगा। 8 रुपए भोजन, 8 रुपए में पूरा थाली मिल जाएगा। आप अभी दुकानों पर जाइए भाई, 60-70 रुपए में जो थाली मिलती है ना, उसमें भी भरपेट नहीं मिलता, छोटी छोटी रोटियां रहती है, 4 एकदम पतली पतली पूरी जैसी, उसमें भी भरपेट भोजन नहीं मिलता, थोड़ा सा चावल मिलता है इतना सा, और बाकी आइटम्स अलग से आपको खरीदने पड़ते हैं। तो अगर आप बाहर खाने जाएंगे तो 60-70 रुपए में मिलेगा थाली, जबकि इस योजना के अंतर्गत, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत 8 रुपए प्रति व्यक्ति थाली भोजन मिल जाएगा, जिसमें अब उसमें सहयोग तो करना है सरकार को। तो राज्य सरकार जो इसमें 17 रुपए का योगदान देती है प्रति थाली, जी हां, राज्य सरकार जो है वो 17 रुपए अनुदान देती है प्रति थाली, ठीक है। और यह योजना में प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। इसका लक्ष्य निर्धारित है कि कम 100 करोड़ रुपए तो लगेंगे, उस हिसाब से आएगा और दिन ब दिन इसको बढ़ाया जा रहा है, दिन प्रतिदिन जो है इसको बढ़ाते चल रहे हैं, यानी और भी ज्यादा पैसे, और भी ज्यादा लोगों को खाना, और भी ज्यादा इसमें अनुदान जो है शामिल है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, जिसमें भूखे व्यक्ति, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, उनको भरपेट संतुलित बढ़िया आहार मिले, इसके लिए योजना इंदिरा रसोई योजना जो है चालू की गई है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर है। और यह योजना 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई थी, ये ध्यान रखेंगे। संकल्प क्या था, कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, कोई भूखा ना सोए, ये संकल्प भी था, ये भी ध्यान रखेंगे। पूछ सकता है कि इंदिरा रसोई योजना किस संकल्प के साथ शुरू हुई, कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, इस योजना के साथ। फिर बड़ी आगे कि 8 रुपए इसमें भोजन मिलता है, वही सरकार के द्वारा अनुदान है 17 रुपए और 100 रुपए प्रतिवर्ष खर्च होंगे, ये भी ध्यान रखा गया। तीसरी बात, प्रतिदिन 1,34,000, जी हाँ, 1,34,000 व्यक्ति और प्रति वर्ष 4,87,00,000 व्यक्ति जो है इस योजना से लाभान्वित होने चाहिए, यानी इतने लोगों को, इतने व्यक्तियों को लाभ मिलना चाहिए इंदिरा रसोई योजना का। अभी आपने इंदिरा आवास योजना भी सुना होगा, जो घर बनते हैं प्रधानमंत्री के नाम पर, अभी उसको नाम तो बदल दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया, पहले उसको इंदिरा आवास योजना बोला जाता था। अभी जो गवर्नमेंट आई 2014 से, मोदी सरकार, उन्होंने क्या किया, इसको बदल के इंदिरा आवास योजना से उसको बदल दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया, ठीक है। अब ये कांग्रेस वालों को हर बात में इंदिरा, राजीव और गांधी घुसाने की आदत है, इनको हर योजना को इन्हीं के नाम पर दे देते हैं, जबकि ये योजनाएं होनी चाहिए महापुरुषों के नाम पर होनी चाहिए। थोड़ा मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग महापुरुष नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही परिवार के व्यक्ति महापुरुष है, ये गलत है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें योजनाओं में बाकी लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए,
महापुरुषों के नाम पे, भाई भगत सिंह के नाम पे दे सकते हैं, भाई सुभाष चंद्र बोस के नाम पे दे सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे दे सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय इनके नाम पे भी दे सकते हैं, ये भी तो हमारे बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, वीर सावरकर जी ये भी हमारे महापुरुष है, इनके नाम पे भी होना चाहिए। पर इनके नाम पे योजनाएं अक्सर आपको देखने सुनने नहीं मिलेंगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो अपने फेवरेट, अपने पसंदीदा, अपना नाम करने के लिए अपने परिवार, अपने दल का ही नाम हर योजनाओं के साथ जोड़ देती हैं। तो ये थोड़ा सा गलत भी है मोरली रूप से देखा जाए तो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अब हम राजनीति का चर्चा तो नहीं कर रहे हैं, जब राजनीति पढ़ेंगे तो इस पर डिटेल में और डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम बढ़ते हैं अगला इसमें कि इसमें भोजन जो मिलेगा वो दाल रहेगी 100 ग्राम, सब्जी होगी 250 ग्राम और चपाती भी 250 ग्राम सलाद के साथ मिलेगा। ठीक है, तो इतना जो है पूरा ये होगा इंदिरा रसोई योजना में। ध्यान रखें आप, किसमें? इंदिरा रसोई योजना में इतना सारा जो टॉपिक है मैंने आपको समझा दिया, तो इससे ज्यादा कोई अलग सवाल आपको पूछ नहीं सकता, पूरा डिटेल में इतना ही हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरी योजना की तरफ। तो दूसरी जो हमारी योजना है वो है पालनहार योजना। क्या है? पालनहार योजना। तो इस पालनहार योजना की बात कर लेते हैं कि इस पालनहार योजना में है क्या आखिर। तो भाई इस पालनहार योजना में नाम से समझ रहा है पालनहार, इसमें क्या होता है इस योजना में कि जो अनाथ बच्चे होते हैं, जैसे जिनके माता पिता नहीं है, तो उन बच्चों की देखभाल करने के लिए इस योजना को चलाया गया कि अनाथ बच्चे जो अच्छे से पढ़ लिख पाए, उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, सब कुछ अच्छा चले, इसके लिए इस योजना को लाया गया था। ठीक है, जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं ऑर्फन, इसमें अब ये नहीं है कि बच्चे जो है वो अनाथाश्रम में पलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें संस्थागत कुछ नहीं है। इसमें व्यक्ति जो है वो बालक जो है, जो अनाथ है, वो अपने परिचित, अपने परिवार, उनके पालनहार जो होंगे उनके साथ में रहेगा, और ताकि वो लोग भाई उसके साथ सौतेला व्यवहार ना करें, वो लोग उसका खर्चा उठाने से डरे, ऐसा ना हो, इसलिए उसको खर्चे खुद ही दिए जाते हैं। ये ध्यान रखना है ना। तो इसकी बात हम करते हैं डिटेल में, चलिए जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, पालनहार योजना की जो शुरुआत हुई है वो 8 फरवरी 2005 को हुई है। कौन से दिन हुई है? 8 फरवरी 2005 को। अब इसके पहले जो इंदिरा रसोई योजना थी उसकी शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2020 को, याद रखिएगा डेट। और पालनहार योजना की शुरुआत 8 फरवरी 2005 को हुई है। अब इसमें था क्या, इसमें किस उद्देश्य से, किस संकल्प से इसको शुरू किया गया? तो संकल्प यही था कि जो अनाथ बच्चे हैं, जो भी अनाथ बच्चे हैं, उनका जो पालन पोषण हो, शिक्षा हो, इन सब की अच्छी व्यवस्था, समुचित व्यवस्था की जाए। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति अनाथ होता है, कोई बालक अनाथ होता है, अब वो 18 साल के पहले है, तो उसकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो सकती है, उसकी पढ़ाई लिखाई में, उसके लालन पालन पोषण में बाधा उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि माता पिता के ना होने के पश्चात उसके जो सगे संबंधी है शायद ही उसका ख्याल रखें, और वो रखने को भी तैयार हो, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति न ठीक हो तो कैसे रख पाएंगे। तो इसी उद्देश्य से सरकार ने क्या किया, 8 फरवरी 2005 को अनाथ बच्चों का पालन पोषण करने की और तथा शिक्षा की व्यवस्था के लिए इस योजना को शुरू किया था। अब योजना की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इस योजना जो है कोई संस्थागत नहीं है, मतलब इसमें कोई संस्था नहीं बनी कि अनाथ आश्रम बना लिया या अनाथालय बना लिया और वहां पर अनाथ हुए बालकों को रख दिया, उन बालकों को किसी स्कूल में भेजे, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि बालक जो होगा ये संस्थागत नहीं, बालक के पालन के लिए बच्चों के संबंधी, परिचित, उनके जो वयस्क बड़े भाई बहन होंगे उनके पास ही रखा जाएगा, और उन व्यक्तियों को कुछ राशि, धनराशि दी जाएगी, बच्चे को पेंशन के रूप में कुछ दिया जाएगा, ताकि बच्चा जो है पढ़ने लिखने का खर्चा उन पर ना पड़े, तो वो उसका पालन पोषण कर सके और बच्चे की शिक्षा व्यवस्था जो है समुचित ढंग से चल सके। ठीक है, तो चलिए, तो ये होगा। तो 8 फरवरी 2005 को जब योजना शुरू की गई, जिसमें अनाथ बच्चों का पालन पोषण तथा उनकी शिक्षा की व्यवस्था जो है बहुत अच्छे से रहे, बहुत ही बढ़िया तरीके से रहे, ये शुरू किया गया। ठीक है, इस योजना को 8 फरवरी 2005 को शुरू किया गया। अब इस योजना की खास बात यह है कि यह संस्थागत नहीं है, योजना किसी प्रकार के संस्था के द्वारा नहीं चलती है। इसमें कोई संस्था नहीं बनानी है कि अनाथालय बना दिए, अनाथ आश्रम खोल दिए, जब बालक पढ़े लिखे, ऐसा नहीं होगा। इस योजना को अपने बालक, अपने सगे संबंधी, अपने परिवार, माता पिता भले ना हो, लेकिन दादा दादी, चाचा चाची, उनके परिचित जो होंगे, और दूसरे रिश्तेदार, मामा मामी, कोई भी हो सकते हैं जो उनके परिचित हो, उनके वयस्क बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, उनके पास उनको रखा जाता है। परिचितों, यहाँ जो बच्चे जो होते हैं वो अपने संबंधी, परिचित के द्वारा पालन हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है, सबसे मेन ये ध्यान रखना कि भाई इसमें आर्थिक सहायता दी जाती है ना, इकोनॉमिकल थोड़ा सा हेल्प दी जाती है, ताकि उनको कुछ पैसे मिले तो वो उस खर्चे से बालक को पढ़ाई लिखाई करने में मदद मिल जाए, हेल्प मिल जाए। ठीक, तो वही है, इसमें संस्थागत नहीं, बच्चों के संबंधी, परिचित के द्वारा पालन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तीसरी बात कि मैं इसमें बच्चे को क्या है, बच्चे को 2 वर्ष में आंगनवाड़ी तक पहुंचना है, यानी बच्चे को 2 वर्ष का जब वो हो जाए बालक, तो उसे आंगनवाड़ी में भर्ती करा देना है। आंगनवाड़ी में वो कक्षाएं करते रहे, आंगनवाड़ी जाता रहे, थोड़ा सीखते रहे।
और 6 वर्ष की आयु में उसको स्कूल अनिवार्य रूप से भेजा ही जाना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं ये यहाँ पर लिखी होती हैं। यानी इस योजना के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया जाता है कि बालक का लालन पालन पोषण तथा शिक्षा जो है बहुत ही बढ़िया से उसकी व्यवस्था हो, एकदम अनिवार्य रूप से उसको मिले। इसलिए इसमें क्या किया गया है कि बच्चा जब 2 वर्ष का होगा तो उसके जो पालनहार होंगे, उसके जो पालनकर्ता होंगे, यानी कि जो उसे पाल रहे होंगे, जिन लोगों को आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से मिल रही होगी, वो लोग उस बालक को, उस बच्चे को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी भेजेंगे। कहां भेजेंगे भाई? 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी भेजेंगे। और 6 वर्ष की आयु होने तक उसका स्कूल अनिवार्य होगा। ध्यान रखेंगे, उसका स्कूल जो होगा अनिवार्य होगा 6 वर्ष की आयु तक। ठीक, बच्चों को 2 वर्ष में आंगनवाड़ी, 6 वर्ष में अनिवार्य रूप से स्कूल तक भेजा जाना चाहिए। तो ये इस योजना में शामिल है, इस योजना में इसको रखा गया है। फिर आगे देखते हैं, इसमें बच्चों की जो आयु है वो 18 वर्ष से कम की है। अब अगर बालक 18 वर्ष से कम की है तो ही होगा, अन्यथा बालक जब 18 वर्ष पूर्ण कर लेगा तो स्वयं भी कमा सकता है, स्वयं का खर्चा उठा सकता है, तो वहां पर ये योजना पात्र नहीं होता। वो बालक, वो व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक का है तो वो इस योजना का पात्र नहीं बनेगा। या बचपन से उसे वो योजना मिल रही थी, अब उसकी योजना जो है बंद हो जाएगी, अब उसे ये नहीं मिलेगा। क्योंकि 18 वर्ष का होने पर बालक जो है, व्यक्ति जो है, अपना व्यय भार स्वयं उठा सकता है। इससे सरकार उस समय ये इस योजना का लाभ नहीं प्रदान करती है। ध्यान रखेंगे, पहले इसे दी जाती है तो उसका लालन पालन पोषण जो है, शिक्षा जो है वो सही रूप से हो पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए। तो बच्चे की जो आयु अगर 18 वर्ष से कम है तो ही इस योजना के पात्र बनेंगे। और साथ ही साथ जिस परिवार में ये हो रहा है, जिस परिवार में बालक है, उस परिवार की जो आय जो होगी, उसकी पारिवारिक आय जो होगी 1,20,000 से कम होगी। कैसी होगी? 1,20,000 से कम ही होनी चाहिए, तभी इस योजना के पात्र बनेंगे। अगर वो जिस सगे संबंधी, इस परिवार के पास वो रह रहा है और उन परिवार वालों की जो आय है वो 1,20,000 से क्या है भाई? कम है, तो वो लोग इस योजना के पात्र होंगे, अन्यथा वो भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। ये भी हमें ध्यान में रखना। ठीक, तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो मैंने बताई थी भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां? सबसे पहली कि बच्चों को 2 वर्ष में आंगनवाड़ी, 6 वर्ष में स्कूल जो है अनिवार्य रूप से भेजा जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक, और बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम है और परिवार की जो आय होती है, वार्षिक आय, उसका जो फाइनेंशियल इनकम जो हो रहा है ना, वो 1,20,000 से कम ही होना चाहिए। उससे अधिक होगा तो वो इस योजना के पात्र नहीं बन पाएंगे। ठीक, तो चलिए पालनहार योजना के बारे में फिर से समझ लेते हैं, इस योजना के बारे में और क्या है डिटेल में, थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन हो जाए ताकि आपको रटना ना पड़े, याद ना करना पड़े, यही वीडियो देख के आपको याद हो जाए। ठीक, पहला, पालनहार योजना 8 फरवरी 2005 को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया भाई? 8 फरवरी 2005 को ये योजना शुरू की गई। इस योजना में था क्या कि जो अनाथ बच्चे हैं उनका पालन पोषण, उनकी शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत अच्छे से हो पाए, इन सबका अच्छे से निर्वहन हो पाए, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया। जिन भी बच्चों के माता पिता नहीं होते उन बच्चों को इस योजना का पात्र बनाया जाता है। और भी कुछ पात्रता की शर्तें हैं कि वो बालक 18 वर्ष से कम का होना चाहिए। दूसरा कि वो बालक जो है वो किसी संस्थागत नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा? उस परिवार में ही रहेगा जो उसके सगे संबंधी होंगे, उसके परिचित होंगे, या फिर उसके बड़े भाई बहन वयस्क जो होंगे उनके पास रहेगा। और वो परिवार जहां वो रहने वाला है, पालनहार परिवार, उनकी जो आय होनी चाहिए, वो जो आय होगी भाई वो 1,20,000 से अधिक की नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, 1,20,000 से अधिक की नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो इस योजना के, पालनहार योजना के पात्र नहीं होंगे। तो पालनहार योजना की पात्रता ही भी यही है। संस्था, इसमें जो आयु बताई गई कि भाई इसमें आय जो है 1,20,000 से कम होनी चाहिए, साथ ही साथ बालक की जो आयु है 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक, तो ये इसकी कुछ शर्तें हैं, पात्र रहित शर्तें हैं। 8 फरवरी 2005 को योजना शुरू गई। अनाथ बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था सही ढंग से हो, इसलिए योजना शुरू की गई। दूसरा, इसमें संस्थागत पालन पोषण नहीं होता, मतलब भाई इसमें कोई संस्था नहीं होती, ध्यान रखेंगे, कोई भी संस्था नहीं होती है। बालक जो है अपने सगे संबंधी, परिचित के द्वारा ही पालन हेतु उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है, यानी उस परिवार में ही रहेंगे, वो अपने परिचितों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास रहेंगे और वहीं पर उनका लालन पालन पोषण होगा। लेकिन उस परिवार को क्या दिया जाएगा? उन सगे संबंधियों को क्या दिया जाएगा? आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब कैसे दी जाएगी, क्या की जाएगी, भी हम बात करेंगे। इसमें बालक जो होता है, वो जब बालक जो होता है, जब वो आंगनवाड़ी में होता है तो उसे 500 प्रतिमाह मिलते हैं, 500 रुपए प्रतिमाह। और बालक जब स्कूल में आ जाता है, स्कूल जाने लगता है, तो उसे 1,000 रुपए प्रतिमाह मिलने लग जाता है। भत्ता जो है, जिसे हम पेंशन कह सकते हैं या फिर भत्ते के रूप में कह सकते हैं, वो बालक को 1,000 मिलने लग जाता है जब बालक स्कूल जाने लगता है। और जब वो आंगनवाड़ी में रहता है तो बालक के लिए 500 रुपए प्रति महीना मिलते हैं। तो इस प्रकार से उन पालनहार परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वो जो पालक लोग हैं वो बालक को अच्छे से देखभाल कर सकें और वो उन्हें बोझ ना लगे, उसके लिए काम कर सके ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो है इसमें शामिल रहेगी। ठीक,
तो ये ध्यान रखेंगे। बच्चे की जो 2 वर्ष आयु अगर हो जाती है तो बच्चे को कहां भेजा जाना चाहिए? आंगनबाड़ी में भेजा जाना चाहिए। बालक को ऐसा नहीं कि बस पाल रहे हैं, अपने पास घर में रखे हैं और उसकी शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं कर रहे, ऐसा नहीं भाई। बालक की आयु 2 वर्ष की होने के पश्चात उसे आंगनबाड़ी में भर्ती कराना जरूरी है। वो आंगनबाड़ी में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो आंगनबाड़ी में जाना चाहिए, तभी जाके 500-500 रुपए हर महीने मिलेंगे। दूसरी बात कि अगर बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो आंगनबाड़ी से उसे स्कूल में डालना अनिवार्य है। उसके पहले भी स्कूल में डाला जा सकता है, लेकिन 6 साल तक तो जाना ही चाहिए स्कूल, तो अनिवार्य हो जाएगी। 6 वर्ष की उम्र आते आते उसका दाखिला स्कूल में हो जाना चाहिए। फिर जब तक वो स्कूल में पढ़ता रहेगा तब तक उसे 1000 रुपए प्रति माह मिलते रहेंगे। तो परिवार वाले उस 1000 रुपए खर्चे से स्कूल की फीस वगैरह भर सकते हैं, उसका खर्चा उठा सकते हैं, किताब, पेन, ड्रेस, इन सब चीजों का ना। प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, सरकारी में तो मुफ्त है, लेकिन प्राइवेट में भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये इस योजना में शामिल था। तो इस योजना की ये मुख्य बिंदु है, इस योजना की मुख्य बातें हैं। इन मुख्य बातों में सबसे पहला 8 फरवरी 2005 को योजना शुरू हुई। अनाथ बच्चों के पालन पोषण तथा उनकी शिक्षा के लिए योजना शुरू की गई। दूसरा, ये कोई संस्थागत शिक्षा नहीं है, पालन पोषण योजना नहीं है, इसमें कोई अनाथालय, अनाथाश्रम नहीं बनेगा। बालक अपने परिवार वालों के पास ही रहेगा, अपने सगे संबंधियों, परिचितों के पास ही रहकर उसका पालन पोषण होगा। तीसरी बात, उन परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी। आर्थिक सहायता कैसे मिलेगी? बालक जब आंगनवाड़ी में रहेगा तो उसे प्रति माह 500 रुपए, और जब स्कूल में जाएगा तो प्रति माह जो है 1000 रुपए मिलने लग जाएंगे। फिर 2 वर्ष की आयु आते थे बालक को आंगनवाड़ी में भर्ती कराना आवश्यक है, और 6 वर्ष की आयु में उसे स्कूल में डाल देना अनिवार्य रूप से, कि उसे स्कूल भेज देना ही चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिए, बच्चे की जो आयु है वो 18 वर्ष से कम अगर है तो ही इस योजना का पात्र बनेगा। और वो जिस परिवार में पल रहा है, उस परिवार जिससे पाला जा रहा है, उस परिवार की जो वार्षिक पारिवारिक आय जो होगी वो भी 1,20,000 से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1,20,000 से उसकी वार्षिक आय भी कम होनी चाहिए, तो ही वो परिवार जो इस योजना का लाभार्थी बनेगा, इस परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। ये भी ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखिए, एक, अब ये तो योजनाएं मैंने बता दी, इंदिरा रसोई योजना, पालनहार योजना। अब हम बात करेंगे एक अन्य महत्वपूर्ण योजना की, जो कि है 1 रुपए किलो गेहूं योजना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसकी भी बात मैं बताऊंगा डिटेल में। जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि जो बीपीएल कार्ड धारक होते हैं, अंत्योदय कार्ड वाले होते हैं, अंत्योदय अन्य योजना जो चलती है, जी हाँ, गरीबी से लड़ने के लिए, गरीबी से प्रतिरोध करने के लिए सरकार ने जो योजना चलाई है, उस योजना का ही नाम यही है, 1 रुपए किलो गेहूं योजना, अंत्योदय अन्य योजना, जिसमें राशन वितरण किया जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे पीडीएस सिस्टम भी कहते हैं अगर आप समझे तो। ठीक है, ये भी हमने स्कूलों में पढ़ा हुआ है, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में इन सबको पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी में बहुत फेमसली पढ़ाया जाता है, 9th में 10th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे 1 रुपए किलो गेहूं योजना के बारे में। तो ये योजना जो है, इस योजना में 1 रुपए किलो गेहूं की बात हो रही है, मतलब इसमें जो लाभार्थी होंगे उनको अनाज मिलेगा एकदम सस्ते दाम पर, 1 रुपए किलो पे। आप बोलोगे 1 रुपए क्यों ले रहे हैं, फ्री क्यों नहीं कर देते? तो फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती है, अगर कुछ पैसा लगे भी, 1,000 रुपया 2 रुपया लगे, तो इसके वजह से ऐसा लगता है कि हाँ, जो व्यक्ति सामान ले रहा है, राशन ले रहा है, उस चीज की कीमत करेगा और उसके लिए वो उसको संरक्षित करेगा, और वो जो पैसे थोड़े बहुत जमा होंगे उससे मेंटेनेंस का काम वगैरह, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी सैलरी वगैरह सब दिए जाएंगे। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों का टैक्स वगैरह सब इसी से माफ होता है, इसी से उनको पेमेंट वगैरह मिलती है। तो एक बस फॉर्मेलिटी की जाती है कि 1 रुपए किलो गेहूं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है भाई, राशन सामग्री जो होती है, इसमें जो राशन सामग्री होती है, अब राशन सामग्री की बात सिर्फ गेहूं की बात नहीं हो रही है। अब इस योजना का नाम है 1 रुपए किलो गेहूं, पर साथ में यहाँ चावल भी मिलता है, 2 रुपए 3 रुपए किलो चावल भी मिलता है, इसमें मक्का भी दिया जाता है, इसमें तो और भी चीजें होती हैं, शक्कर भी मिलता है, कई जगहों पर मिट्टी का तेल, साथ ही साथ भाई इसमें निरमा, साबुन, सर्फ, ये बहुत सारी चीजें, मक्का, ये सब इसमें उपलब्ध कराई जाती है। कई जगहों पर दालें भी उपलब्ध कराई जाती हैं सस्ती दरों पर। ठीक है, तो ये जो 1 रुपए किलो गेहूं योजना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ गेहूं नहीं मिलता है, इसमें राशन सामग्री मिलती है। और ये राशन सामग्री ऐसे नहीं मिलती, उनका राशन कार्ड होगा, उनका बायोमेट्रिक परीक्षण होगा। जी हाँ, याद रखिए, इसमें बायोमेट्रिक अंगूठा तथा आधार ओटीपी से वितरित होता है। इसमें जो वितरण होता है ना राशन का, वो आधार ओटीपी से, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस योजना का पात्र है और उसे राशन लेना है, तो वो राशन लेने जब जाएगा तो उसका फिंगरप्रिंट स्कैन होगा। अगर उसका फिंगरप्रिंट स्कैन होगा, बायोमेट्रिक अंगूठा जिसे कहते हैं, जो फिंगरप्रिंट स्कैन होगा, तो ही उसके लिए राशन आवंटित होगा वहां से, तभी उसके रजिस्टर में या उसके नाम पर एंट्री होगी कि हाँ, इस महीने का राशन इन्होंने उठा लिया। अब इसमें राशन में 35 किलो, 5 किलो, ऐसे बहुत सारी चीजें, यानी इस योजना में जो रहेंगे उनको 35 किलो मिलता है,
और बाकी लोग जो इसमें शामिल होते हैं जिनके पास बीपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड और कार्ड होते हैं कार्ड धारकों को, उनको 5 किलो गेहूं वगैरह ये सब भी मिलता है। और बाकी सबको तो ऐसे ही 35 किलो मिलेगा ही मिलेगा, कन्फर्म है। ठीक है, तो राशन सामग्री जो है वो बायोमेट्रिक अंगूठे के द्वारा आधार ओटीपी से वितरित किए जाते हैं। आप ध्यान रखेंगे किससे मिलता है भाई, बायोमेट्रिक अंगूठा और आधार से ओटीपी आता है। ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, यानी रजिस्टर्ड नंबर पर, जो नंबर रजिस्टर्ड है आधार कार्ड से, तो उस नंबर पर मैसेज आएगा कि आपके नाम पे राशन लिया जा रहा है, क्या आप ही है, ओटीपी बता दीजिए। ओटीपी बता देंगे तो इससे राशन मिल जाएगा। अब ये किससे किया जा रहा है कि पहले के समय में क्या होता था, जो राशन वाला दुकान वाला होता था वो क्या करता था, बहुत धोखाधड़ी करता था। वो राशन निकाल कर किसी और के नाम पे बेच देता था और फिर उनको, मजदूरों को या इन गरीबों को बोल देता कि राशन मिला ही नहीं, ये सब है ही नहीं, तो उनके राशन का गबन हो जाता था। तो ऐसा अब नहीं होता है। अब जो है अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुका है, बायोमेट्रिक है, तो बिना उसके अंगूठे के कोई ले ही नहीं सकता। और जब मेरे अंगूठा लेके मुझसे राशन लिया जाएगा तो मैं बताऊंगा ना कि मेरे से राशन लिया जा रहा है, मुझे राशन मिल रहा है, तो बहुत जांच पड़ताल होगी। कोई ऐसा गबन या कोई घोटाला जो है नहीं कर सकता, करप्शन नहीं होगा इससे। दूसरा, इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ऐसा होता है, इसमें अंत्योदय, बीपीएल और साथ ही साथ 1 रुपए किलो प्रति किलो रुपए गेहूं जो है ये भी इसमें दिया जाता है। तो ये इसमें ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत अंत्योदय कार्ड जिनके पास होता है, जिनके पास बीपीएल कार्ड होता है, उन सभी को प्रति व्यक्ति जो मिलेगा वो चार्ज कैसा होगा, गेहूं जो मिलेगा वो 1 रुपए किलो पे मिलेगा। जी हाँ, इसका दर जो होगी, उसकी जो कीमतें होंगी, ये डिसाइडेड ऑलरेडी है, सरकार ने डिसाइड करके रखा हुआ है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसको याद रखिए भाई, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत जो है 1 रुपए किलो गेहूं मिलता है। अगर आपको एमसीक्यू में, वस्तुनिष्ठ में सवाल पूछा कि 1 रुपए किलो जो गेहूं मिलता है किसानों को, वो किस तरह से मिलता है, तो वो मिलता है भाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत मिलता है। जिनके पास बीपीएल कार्ड होंगे, जिनके पास भाई अंत्योदय कार्ड होगा, जिनका इस तरह से लिस्ट में नाम होगा, उनको ही राशन मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, तो ये योजना जो है 1 रुपए किलो गेहूं योजना कहलाती है। क्या कहलाती है, 1 रुपए किलो गेहूं योजना। अब इस योजना का फायदा यही है, सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इस योजना में जो राशन है उन गरीबों तक पहुंचेगा जो इसके सच्चे लाभार्थी है। यानी अब कोई राशन वाले अनाज घोटाला नहीं कर सकते। वो अनाज पहले लेते थे, गरीबों के नाम पर लेते थे और उसको दुकानों में बेच दिया करते थे, दुकानों से, बिचौलियों से साठ गांठ करके, और खूब पैसा ऐंठते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बिना किसान के अंगूठे के, उसके बायोमेट्रिक अंगूठे का कोई पैसा निकाल नहीं सकता। तो इस योजना का पूरा लाभ, 100% लाभ सीधा मिलेगा उस लाभार्थी को, कार्ड धारक को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, उसके बाद हम बढ़ते हैं अगली योजना पर। तो हमारी अगली योजना है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय। क्या है, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय। अब इस विद्यालय की बात करेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं ना, जैसे मध्य प्रदेश में भी कुछ स्कूलें चलते हैं, जैसे सीएम राइज स्कूल बोलते हैं, अभी योजना शुरू भी हुई है। तो इसी प्रकार की योजना है ये। अब ये योजना है क्या, यानी कि इस योजना में कुछ खास, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय खुले होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसमें कुछ खास विद्यालय, स्कूल खोले जाएंगे और जिन स्कूलों में छात्रों को बेनिफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, इसमें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की जाएगी और कई फायदे जो होंगे यहाँ पर इन छात्रों को होगा। शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो सुधारने के लिए, एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको सुधारने के लिए सरकार ने योजना शुरू की है। अब इस योजना की बात करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, उन्हीं के नाम पर ये योजना चालू की गई है। तो ये जो योजना जो चालू की गई है, ये गांधी जी की 150वीं जयंती, जी हाँ, गांधी जी की 150वीं जयंती पर यह योजना को शुरू किया गया। गांधी जी की 150वीं जयंती पर इस योजना को शुरू किया गया। इसमें स्कूली शिक्षा को भाई प्रभावी एवं उत्कृष्ट बनाने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है कि स्कूली शिक्षा को प्रभावी बनाया जाए और उत्कृष्ट बनाया जाए, अच्छा एक्सीलेंस बनाया जाए। आप जानते होंगे शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय होते हैं, गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल होते हैं, तो आपने सुना भी होगा नाम। तो इस योजना को शुरू किया गया, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय योजना को शुरू किया गया, ताकि गांधी जी की 150वीं यानी 150वीं जयंती पर, गांधी जी की 150वीं जयंती, जिसमें इस योजना को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय को शुरू किया, कब किया गया, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया। ठीक है, और इस योजना में स्कूली शिक्षा को बहुत ही प्रभावी बनाना है, उत्कृष्ट बनाना है, एक्सीलेंट लेवल का बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, इसमें भाई अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 1 से 12वीं तक, कक्षा 1 से 12वीं तक इसमें स्कूल खोला जाएगा। इसमें अंग्रेजी माध्यम, इंग्लिश मीडियम में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे और इन स्कूलों में भाई पढ़ाई होगी। इंग्लिश मीडियम में टीचर्स भी उसी लायक रहेंगे, इंग्लिश मीडियम की बुक्स भी उसी तरह से, सिलेबस भी उसी तरह से, पूरा जो सिस्टम होगा ताकि बच्चे इंग्लिश मीडियम की स्कूलिंग का शिक्षा हासिल कर पाए, इसलिए चलेगा। ठीक,
इस राज्य भर में ऐसे कुल 749 विद्यालय खोले गए हैं। कितने? 749, 749, 749 विद्यालय पूरे राज्य भर में खोले गए हैं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय योजना के अंतर्गत। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जो है ये गांधी जी की 150वीं जयंती पर खोली गई थी। इस योजना में स्कूल की शिक्षा को प्रभावी और उत्कृष्ट बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। इसमें भाई अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 1 से 12वीं तक राज्य भर में कुल जो 749 विद्यालय खोले गए हैं ताकि कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई बहुत ही आसानी से प्रभावी ढंग से मिल पाए, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब ये इतने ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई है, अब लोग इसमें इतना एडमिशन करवाना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूलों से नाम निकाल के इन स्कूलों में भरना चाहते हैं ताकि उनके बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो सके। तो इसके लिए सरकार, अब जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है, स्कूल कम है, तो अब क्या हुआ है, इसके सरकार ने लॉटरी सिस्टम रख दिया। अब लॉटरी सिस्टम से परिचित होंगे कि लॉटरी निकलती है, यानी कि जो भी व्यक्ति इसमें लॉटरी में जिसका पहले नंबर लग गया, जिसका नाम पहले आ गया, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि भाई स्कूल ज्यादा है और अप्लाई करने वाले लोग, स्कूल कम है और अप्लाई करने वाले लोग ज्यादा है, तो किस किस को इसमें प्रवेश दिया जाएगा, किस आधार पर, कोई भेदभाव ना हो, कोई जाति धर्म का ऐसा भेदभाव ना लगे, इसीलिए लॉटरी सिस्टम रख दिया। भाई जिसकी किस्मत, जिसका नंबर आया, जिसका नाम लगा, उसकी भर्ती जो है स्कूल में हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें लॉटरी सिस्टम से प्रवेश मिलता है, किससे मिलता है? लॉटरी सिस्टम से प्रवेश मिलता है। और अब इसमें नया, अब इस मांग को देखते हुए, इस बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए बजट सत्र 2022-23 में, बजट सत्र 2022-23 में 2000 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोलने की घोषणा कर दी गई है कि अब 2000 नए स्कूल और खोलेंगे। अभी तो कितने स्कूल जो चल रहे हैं वह 749 विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन 2000 नए और स्कूल खोलेंगे, ऐसी घोषणा जो है बजट जो है, हमारा बजट जो है, सालाना जो बजट होती है 2022-23 के बजट में घोषणा कर दी गई है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहला कि भाई इसमें गांधी जी की 150वीं जयंती पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय एक ऐसी योजना है जो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर शुरू की गई। इसमें स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, प्रभावी ढंग से उत्कृष्ट बनाने के लिए और अच्छे से पढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। स्कूली शिक्षा को भाई बेहतर बनाने के लिए, प्रभावी एवं उत्कृष्ट बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। क्या योजना है? महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय। अब गांधी जी की 150वीं जयंती पे शुरू किया था। इसमें अंग्रेजी माध्यम की कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। इसमें जो 1 से 12वीं तक की पढ़ाई होगी इस स्कूलों में, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में। फिर इसमें राज्य भर में, पूरे राज्य भर में 749 स्कूलें संचालित है। जी हाँ, 749 स्कूल जो है पूरे राज्य भर में ऐसे चल रहे हैं जहां पर शिक्षा दी जा रही है अंग्रेजी माध्यम में, छात्रों को एकदम निःशुल्क और वो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, उसके बाद भाई इसमें लॉटरी सिस्टम से प्रवेश होता है क्योंकि स्कूल कम है, सिर्फ 749 स्कूल है पूरे राजस्थान भर में, और छात्र कितने सारे होंगे जो इसमें पढ़ना चाहते हैं। इसकी भाई पढ़ाई का स्तर अच्छा है, इसमें इंग्लिश मीडियम है तो हर कोई एडमिशन करवाना चाहता है, तो इसलिए इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो प्रवेश सबको दे पाना संभव नहीं हो पा रहा, तो इसलिए सरकार ने इसमें लॉटरी सिस्टम कर दिया कि लॉटरी सिस्टम से प्रवेश होगा। लेकिन इसी मांग को देखते हुए सरकार ने क्या किया, बजट 2022-23 में यह घोषणा कर दी कि 2000 नए स्कूल, महात्मा गांधी राजकीय स्कूल जो है खोले जाएंगे। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जो है 2000 नए और खोले जाएंगे ताकि सभी को शिक्षा प्राप्त हो सके। ठीक है, यहां पर हो गया। अब हम बात करेंगे अन्य योजना की जो कि है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। अब इस देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना की बात करते हैं तो भाई ये देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान है, इसके लाभार्थी कौन होंगे, उसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना की। तो देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना की अगर बात करें तो ये योजना जो है उस राज्य की जो अति पिछड़ी जातियां, भाई राज्य की जो अति पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, ठीक है, उन सब जातियों को इसका लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, अब राज्य की जो सबसे अति पिछड़ी जाति है, जहां पे छात्र छात्राएं पढ़ाई बहुत कम कर पाते हैं, उनका साक्षरता दर बहुत कम है, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस जाति के लोग भी अपने बच्चे को पढ़ने लिखने भेजें, इस जाति के छात्र भी छात्राएं भी जो है रुचि रखें पढ़ाई लिखाई में, उनका भी सामाजिक उत्थान हो, साक्षरता दर बढ़े, इसलिए सरकार ने योजना लाई है। इस योजना का नाम है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। क्या नाम है इसका? देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। अब नाम से समझ में आ रहा होगा भाई स्कूटी, तो भाई क्या मिलने वाला है? स्कूटी ही मिलने वाला है इस योजना में, है ना। सिर्फ स्कूटी नहीं मिलेगा, और भी मिलेगा, इसमें पैसे भी मिलते हैं भाई, छात्रवृत्ति भी मिलती है। कैसे मिलते हुए बताता हूं, सिर्फ नाम से मत समझ जाना कि छात्रवृत्ति स्कूटी है तो सिर्फ स्कूटी मिलेगा, ऐसा नहीं भाई, स्कूटी के साथ साथ अन्य चीजें भी इसमें उपलब्ध होती हैं। तो चलिए देखते हैं
इसमें 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण 50% अंक या फिर उससे अधिक से उत्तीर्ण क्यों। अगर कोई व्यक्ति नहीं बोलेंगे, छात्रा बोलेंगे, ठीक है। अब ये छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए नहीं है, मात्र बालिकाओं के लिए, बालिका छात्रा जो है उनके लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो भी छात्रा है 12वीं, अब 12वीं कहां से करेंगी भाई, राजस्थान के स्कूल से ही करना पड़ेगा। राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा जो है, राजस्थान बोर्ड से जो है, अगर किसी ने शिक्षा प्राप्त की है, 12वीं पास की है, और 12वीं पास करने का मिनिमम जो रखा गया भाई, परसेंटेज जो रखा गया, कितना रखा गया भाई, 50%, मिनिमम 50% होना चाहिए। राजस्थान बोर्ड से अगर किसी ने पढ़ाई की है और उसने 50% हासिल किया है राजस्थान बोर्ड से, या उससे अधिक हासिल किया है, जरूरी नहीं 50 वाले को मिल जाएगा, 50 वाले को नहीं मिलेगा भाई, उससे ज्यादा 50 या उससे अधिक 49 को नहीं मिलेगा, 50% या उससे अधिक अंक पाने वाले, प्रतिशत पाने वाले जो विद्यार्थी छात्रा होंगी वो इस योजनाओं का पात्र होंगी, तथा उनका एडमिशन। अब ऐसा नहीं कि 12वीं में भाई पढ़ लिया और 60-50% ला लिए और इस योजना का लाभ लेके बैठ गए घर में छुट्टी लेके, शादी ब्याह हो रहा है, बाल विवाह हो जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। परिजन जो है उसे और पढ़ने के लिए उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे। ऐसा करने के लिए सरकार ने क्या किया है कि उनका प्रवेश अगर स्नातक में प्रथम वर्ष में भी है, यानी कि पहले वो 12वीं पास करेंगे 50% के साथ राजस्थान बोर्ड से, उसके बाद उनका प्रवेश होगा महाविद्यालय में यानी कॉलेज में, जब वो स्नातक में यानी कि यूजी कोर्स में, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में जब वो क्या करेंगे, एडमिशन ले लेंगे, तब उसमें भाई जो प्रथम वर्ष रहेगा, स्नातक का प्रथम वर्ष रहेगा, उसमें अध्ययन कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तब उन बालिकाओं को मिलेगा। जब वो बालिका पढ़ेगी फर्स्ट ईयर में, ताकि इसमें पढ़ाई उसकी ना छुड़ाई जाए, तब उसको इस योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो छात्राओं को 12वीं तथा विश्वविद्यालयों में यानी उसको स्कूल से कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, तब उसको इस योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है। तथा स्नातक प्रथम वर्ष में अध्ययन, वो स्नातक के प्रथम वर्ष में अध्ययन यानी फर्स्ट ईयर में, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में भी पढ़ती रहनी चाहिए, तब इस योजना का लाभ मिलेगा। और बात करें 75% से अधिक है, अगर मान लो अब इसमें और भी है, यानी स्कूटी तो मिल गई इस योजना में, अगर ऐसा किया तो स्कूटी मिल गई, यानी कि 50% ला लिया राजस्थान बोर्ड से और फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया। अब फर्स्ट ईयर में कितने भी परसेंट हो, स्कूटी तो मिल जाएगी। अब स्कूटी के अलावा क्या क्या मिलेगा उसकी बात यहां करते हैं। अगर उसको भाई 75% से अधिक है, अगर उसको स्नातक के प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में, तृतीय वर्ष में 75% से अधिक है, तो प्रति वर्ष 10,000 रुपए, जी हाँ, अगर फर्स्ट ईयर में कोई 75% से अधिक लड़की ला रही है राजस्थान में पढ़ते हुए, राजस्थान के उन विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो राजस्थान से वित्त पोषित है, यानी सरकारी महाविद्यालय हो या सरकार की तरफ से उनमें कुछ पैसे आते हो, सेमी गवर्नमेंट हो, ऐसे कॉलेजेस में अगर वो लड़की पढ़ते हुए 75% से अधिक अंक ला रही है, तो भाई उसे प्रति वर्ष 10,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर वो स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में है, तो प्रति वर्ष 20,000 रुपए मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिए, सरकार ने इस प्रकार की योजना बनाई है, यानी स्कूटी तो मिल ही जाएगी। 12वीं में अगर 60% ला लिया और कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तभी स्कूटी मिल जाएगी, बस फिक्स है स्कूटी। लेकिन उसमें पढ़ते पढ़ते अगर 75% और लाया तो फर्स्ट ईयर में मिल जाएंगे 10,000 रुपए, सेकंड ईयर में भी लाया तो मिल जाएंगे 10,000 रुपए, थर्ड ईयर में अंतिम वर्ष में भी लाया 10,000 रुपए, और उसके बाद वो स्नातक के बाद स्नातकोत्तर यानी कि डिप्लोमा के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेते हैं, डिग्री के या फिर डिप्लोमा के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तब भी उन्हें 20,000 रुपए प्रति वर्ष मिलता रहेगा। तो इस योजना का लाभ है। तो ये थी देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, ठीक है। तो ये आपके सामने जो योजनाएं मैंने रखी हैं, इन सारी योजनाओं के बारे में आप जान लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड होता हूं और आप इन योजनाओं को स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। आप चाहें तो वीडियो को रोक कर, पॉज कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पूरा थ्योरी जो यहाँ पर लिखा हुआ है उन सबको आप याद कर सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर आप इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में सफलता की गारंटी जरूर है। तो स्टूडेंट्स, ये थी योजनाएं, जैसे कि इंदिरा रसोई योजना, पालनहार योजना, 1 रुपए किलो गेहूं योजना, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। तो इन योजनाओं के बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करना है और परीक्षा में 3 से 4 नंबर आपको यहां से मिल सकते हैं अगर आपने सही से अध्ययन किया तो स्टूडेंट्स, ये थी वीडियो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखिए। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आपको अदर सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, राजस्थान की बहुत ही जानी मानी पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हमारी कंसल्टेंसी श्रीनाथ एजुकेशनल कंसल्टेंसी छात्रों को विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन देती है। आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य से हो, अगर आप डीएड, बीएड, डीएड, आप चाहे तो यहाँ एमए और ये साथ ही साथ रीट, इसमें एमपीटीईटी, बीफार्मा, डीफार्मा, एएनएम ऐसे कोर्सेज में प्रवेश लेना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। कोर्स से संबंधित, फीस से संबंधित सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ स्टूडेंट्स,
हमारे छात्रों ने, हमारे संस्था से पढ़ रहे छात्रों ने सरकारी पदों पर नियुक्ति प्राप्त कर अपना सरकारी शिक्षक, सरकारी अधिकारी बनने का सपना पूरा किया है। और आप भी ऐसा सपना देखते हैं तो आप भी हमारे साथ जरूर जुड़िए। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे हमारा चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज।